डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र मैकेनिक्स यांत्रिकी का टॉपिक नया अध्याय जो है आज हम शुरू करेंगे, संरक्षी बल तथा ऊर्जा का संरक्षण। तो इसके अंतर्गत आज हम सबसे पहले बात करते हैं कार्य ऊर्जा पर। तो जो हमारा चैप्टर है संरक्षी बल तथा ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय की वर्क एनर्जी थ्योरम। माना एक कण जिसका द्रव्यमान m है, तो हमने एक कंसीडर कर लिया, एक पार्टिकल है, उसका मास जो है वो स्मॉल m है, उस पर एक बल F x अक्ष के अनुदिश लग रहा है। ठीक है, तो इस पार्टिकल पर कोई फोर्स F जो है वो x अक्ष के अनुदिश अलोंग टू x डायरेक्शन लग रहा है, तथा कण जैसे ही अक्ष के अनुदिश स्थिति x1 से चलकर स्थिति x2 तक पहुंचता है तो उसका वेग v1 से बढ़कर v2 हो जाता है। तो जो हमारा पार्टिकल है वो जब पोजीशन x1 से चलकर और पोजीशन x2 तक पहुंचता है, रीच टू पोजीशन x1 टू x2, देन वेलोसिटी कम्स टू v1 टू v2। तो हमने कहा हमारा कोई पार्टिकल है, ये हमने मान लिया कोई पार्टिकल है, इसका मास जो है स्मॉल m है। हमने कहा ये जो है ये x अक्ष है। हमने मान लिया कि इनिशियल कंडीशन में इसकी जो पोजीशन है वो x1 है, तो इस पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी जो है वो इसकी v1 है। तो इस पर फोर्स जो है F वो इस प्रकार से लग रहा है। ड्यू टू दिस फोर्स द पार्टिकल रीच टू अनदर पोजीशन x2। तो पार्टिकल जो है किसी दूसरी स्थिति x2 तक पहुंच गया। हमने मान लिया कि यहाँ इसकी वेलोसिटी जो है वो v2 है। तो हमने कहा इस विस्थापन में बल द्वारा किया गया कार्य, द वर्क डन बाय द फोर्स F इक्वल्स टू हो जाएगा, किया गया कार्य हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो किया गया कार्य W इक्वल्स टू F डॉट dx हो जाएगा। तो dx क्या है, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके इक्वल हो गया, वो dx के इक्वल हो गया। तो हमने लिखा है W इक्वल्स टू एफ dx। अब हमने कहा यदि पूरे पाथ के लिए इसको हम क्या कर लें, इस जो हमने ये लिया था, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये x1 था, ये x2 था, हमने कहा छोटे छोटे पार्ट्स के लिए हमने कहा ये हमने dx मान लिया, ये हमने कोई dx ले लिया, ये हमारा कोई dx हो गया। छोटे छोटे पाथ के लिए हम वर्क डन निकाल लें और फिर उसको हम इंटीग्रेट कर लें, तो टोटल वर्क डन हमारे पास W आ जाता है। तो वर्क डन W इक्वल्स टू F डॉट dx x1 से x2 तक पहुँचने में किया गया कार्य। तो हमने कहा न्यूटन के द्वितीय नियम से, तो न्यूटन का दूसरा नियम है F इक्वल्स टू dp अपॉन dt, संवेग में परिवर्तन की दर dp, p जो है ये मोमेंटम हो गया, तो मोमेंटम में चेंज रेट जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने कहा p की हम वैल्यू रखें p इक्वल्स टू एम वी, तो f किसके बराबर हो गया, f इक्वल्स टू एम डी वी अपॉन टी टी। मास जो है ये कांस्टेंट रहता है, तो इक्वल्स टू एम ए हो गया। तो ये हमने यहाँ प्लेस कर लिया न्यूटन के द्वितीय नियम से, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। एफ इक्वल्स टू एम ए, तो एम हो गया, ए हो गया डी वी अपॉन डी टी, ए जो है वो हमारा एक्सीलरेशन हो गया, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। हमने कहा इसको हम डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डी एक्स से ही इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हमने डी एक्स से मल्टीप्लाई किया और डी एक्स से हमने इसको डिवाइड कर लिया और इस प्रकार से लिख लिया एम डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स में परिवर्तन की दर, एक्स हमारी पोजीशन है, स्थिति में परिवर्तन की दर इक्वल्स टू वेलोसिटी, इसको हमने वी से डिनोट कर लिया। तो एफ इक्वल्स टू एम वी डी वी अपॉन डी एक्स, ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। तो समीकरण 2 से एफ की वैल्यू जो है वो हम प्लेस कर देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में प्लेस किया तो W इक्वल्स टू एम पोजीशन x1 से x2 v डी वी अपॉन डी एक्स, अब डी एक्स से डी एक्स कैंसिल। अब हमने कहा हम अब समाकलन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू v। पहले हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, तो लिमिट्स हमने पोजीशन में ली थी, x के रूप में ली थी। अब हम समाकलन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं
वी के रेस्पेक्ट में। तो जब वी के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करते हैं तो हमें लिमिट्स जो है वो वी के टर्म्स में या वेलोसिटी के टर्म्स में आएंगी। तो हमने कहा पार्टिकल हमारा ये था, ये पार्टिकल एफ के कारण यहाँ पहुँच गया, ये स्थिति x1 थी, ये स्थिति x2 थी। x1 पर वेलोसिटी v1, तो x1 पर वेलोसिटी हमने v1 रख ली, x2 पर वेलोसिटी v2, तो x2 पर वेलोसिटी हमने v2 ले ली और इसका हमने क्या कर दिया, समाकलन किया। तो v का समाकलन v²/2 और लिमिट्स जो हैं ये हमने बाहर रख ली। तो अब हम इसे हल करेंगे तो हम लिखेंगे पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट रखकर इसको हल किया तो ये हो गया हाफ एम v2² माइनस हाफ एम v1²। पर द्रव्यमान, हाफ द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ mv²। वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो ये जो टर्म है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। इसे प्राय के से प्रदर्शित करते हैं, इट्स डिनोटेड बाय के जनरली। इस प्रकार समीकरण 3 को हम निम्न रूप में लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू K2 माइनस K1 इक्वल्स टू डेल्टा के, जहाँ K1 इक्वल्स टू हाफ m1v1² तथा K2 इक्वल्स टू हाफ mv2²। ये जो है ये पिंड की जो पार्टिकल है हमारा, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। K2 जो है ये पिंड की अंतिम स्थितिज ऊर्जा हो गई, फाइनल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जो x1 स्थिति पर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी K1 हो गई और x2 स्थिति पर काइनेटिक एनर्जी K2 हो गई। तो डेल्टा K इक्वल्स टू K2 माइनस K1 गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो डेल्टा K जो है ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमने कहा अतः किसी पिंड पर बल लगाने पर बल द्वारा किया गया कार्य पिंड की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो ऊपर जो हमारे पास इक्वेशन है इससे, इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि किसी पिंड पर बल लगाने पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अगर फोर्स हमने लगाया है, ठीक है, तो उस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है, किया गया कार्य है, वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यह कार्य ऊर्जा प्रमेय है, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हम आगे बात करते हैं संरक्षी तथा असंरक्षी बलों की, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। संरक्षी तथा असंरक्षी बल। संरक्षी तथा असंरक्षी बलों की अनेक परिभाषाएं निम्न प्रकार से दी जा सकती हैं। ठीक है, तो संरक्षी बलों को, संरक्षी तथा असंरक्षी बल, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कैन बी डिफाइंड इन फॉलोइंग फेज। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रथम परिभाषा, फर्स्ट डेफिनेशन की। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? संरक्षी बल वह बल है, कंजर्वेटिव फोर्सेज आर फोर्सेज जिसके द्वारा एक कण को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य कण के पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो हमने कण पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पर कण जो डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस होकर और जहाँ पहुँचता है, तो हमने कहा जो किया गया कार्य है ये कण के पथ पर निर्भर नहीं करता है तथा कार्य का मान केवल अंत्य स्थितियों, फाइनल डेस्टिनेशंस पर डिपेंड करता है। तो हमने इसको चित्र से रिप्रेजेंट किया है। हमने कहा कोई पार्टिकल जो है वो बिंदु ए से बी तक पहुंचता है। ठीक है, हमने यहाँ ए पर था पार्टिकल, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने पर पार्टिकल जो है वो बिंदु ए से बी तक पहुंचता है निम्न दो पथों के द्वारा। तो ये हमारा हो गया, ये वाला जो है ये पथ 1 हो गया और ये जो है ये हमारा पथ 2 हो गया। दिस इज पाथ 1 एंड दिस इज पाथ 2। तो हम कह रहे हैं कि जो किया गया कार्य है ये पथ पर निर्भर नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता पाथ पर। किस पर डिपेंड करता है? ये केवल इसकी जो स्थितियां हैं, अंत्य स्थितियां, फाइनल डेस्टिनेशन जो उस पर डिपेंड करता है। यदि किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है
तो वह बल असंरक्षी बल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। यदि किया गया कार्य द वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ देन द फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमने कहा चित्र में माना एक कण पथ 1 द्वारा बिंदु ए से बी तक ले जाया जाता है। ये हमने दिखाया है, ये बिंदु ए से बी तक पथ 1 के द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, उसी कण को पथ 2 द्वारा बिंदु ए से बी तक ले जाते हैं। तो इसी कण को पथ 2 द्वारा ए से बी तक ले जाते हैं। यदि कण पर कार्यकारी बल, कण पर जो फोर्स एक्टिंग है, जो काम कर रहा है, वो अगर संरक्षी बल है तो उपरोक्त परिभाषा के अनुसार डब्ल्यू ए बी पाथ 1, डब्ल्यू ए बी पाथ 2, डब्ल्यू ए बी ए से बी तक ले जाने में, डब्ल्यू ए बी ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पाथ 1, ये पाथ 2। अगर ये इक्वल है तो फोर्स हमारा संरक्षी फोर्स है, संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हमने कहा डब्ल्यू ए बी को हमने यहाँ इस प्रकार से डिनोट किया। हम जा रहे हैं ए से बी तक, तो समाकलन होगा ए से बी के लिए एफ डॉट डी आर पाथ 1 इक्वल्स टू एफ समाकलन ए से बी एफ डॉट डी आर पाथ 2। असंरक्षी बलों के लिए किया गया कार्य जो है वो बराबर नहीं होता। अब हम बात करते हैं सेकेंड डेफिनेशन की, जो हमारी द्वितीय परिभाषा है। सेकेंड डेफिनेशन, यदि बल को किसी कण पर लगाने पर एक पूर्ण चक्र इन एक कंप्लीट साइकिल में बल द्वारा किया गया कार्य द वर्क डन बाई फोर्स शून्य हो तो बल संरक्षी बल कहलाता है। यदि पूर्ण चक्र में कुल किए गए कार्य का परिमाण शून्य नहीं हो तो बल असंरक्षी बल कहलाता है। तो हमने कहा कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट साइकिल का मतलब हमने जहाँ से स्टार्ट किया हम वापस कहाँ पहुँच जाएं, हम वापस वहीं पहुँच जाए, तो ये हमारी क्या होगी? कंप्लीट साइकिल होगी। तो चित्र में हमने कहा कोई कण जो है वो स्थिति ए से, बिंदु ए से ए पर है, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या करेगा? गति करेगा। गति करता हुआ बिंदु बी से होता हुआ और कहाँ पहुँच जाएगा? वापस बिंदु ए पर पहुँच जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई? एक कंप्लीट साइकिल हो गई। यदि इस कंप्लीट साइकिल में बल द्वारा किया गया कार्य शून्य है, जीरो है, तो फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, बल संरक्षी बल होता है। और यदि किया गया कार्य शून्य नहीं है तो बल जो है वो असंरक्षी बल या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। तो हमने कहा, देखो चित्र में हमने दिखाया है, यहाँ हम ए से लेकर बी पर चले और फिर बी से हम ए पर जा रहे हैं। दोनों एरो जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। माना एक कण को पथ 1 द्वारा बिंदु ए से बी तक ले जाया जाता है तथा पथ 2 द्वारा बी से ए पर वापस लौटता है। यदि कण पर कार्यकारी बल संरक्षी बल है तो उपरोक्त द्वितीय परिभाषा के अनुसार बल द्वारा पूर्ण चक्र में किया गया कुल कार्य शून्य होना चाहिए। तो हमने कहा कुल कार्य हो गया एफ डॉट डी आर समाकलन, और समाकलन ये जो हमने यहाँ ये सर्कल दिखाया है, इसका मतलब हम कह रहे हैं एक बंद पथ के लिए, एक पूर्ण चक्र में डब्ल्यू ए से बी तक पाथ 1 के द्वारा और पार्टिकल बी से ए तक पहुंचा पाथ 2 द्वारा। तो ए से बी तक पहुंचने में किया गया कार्य और बी से ए तक पहुंचने में किया गया कार्य, दोनों का सम योग जो है वो शून्य के बराबर होना चाहिए। तो इस टर्म को उठाकर इधर ले गए हम, तो ये नेगेटिव भी हो जाएगी, ये नेगेटिव हो गई। तो हमने कहा डब्ल्यू ए से बी तक, तो ए से बी एफ डॉट डी आर पाथ 1 माइनस अब बी से ए, अब हम कहाँ चलें? बी से ए की तरफ, तो बी ए एफ डॉट डी आर पाथ 2। अब माइनस था तो ये लिमिट्स जो हैं हम चेंज कर सकते हैं, तो लिमिट हमने चेंज कर दी, लिमिट चेंज करके इसको भी कर दिया ए से बी। तो हमने कहा डब्ल्यू ए बी 1 इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी 2, क्योंकि क्या है जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन थी, फर्स्ट डेफिनेशन यही थी कि किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। देखिए ये डब्ल्यू ए बी 1 इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी 2, तो इससे हम कह सकते हैं कि प्रथम तथा द्वितीय परिभाषाएं समतुल्य होती हैं। असंरक्षी बलों के लिए डब्ल्यू ए बी 1 प्लस डब्ल्यू बी ए सेकेंड इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो टर्म थी यही कह रही है हम किया गया कुल कार्य शून्य के बराबर नहीं होता।
अब हम बात करते हैं तृतीय परिभाषा की। जो हमारी तृतीय परिभाषा है, थर्ड डेफिनेशन, यदि किसी कण की बल के प्रभाव में एक पूर्ण चक्र पूरा करने पर गतिज ऊर्जा उतनी ही रहती है जितनी उसकी प्रारंभ में थी, तो वह बल संरक्षी बल होगा। तो इसका मतलब ये है, प्रारंभ में यदि के थी तो फाइनल भी कितनी रहनी चाहिए, के रहनी चाहिए। तो के माइनस के इक्वल्स टू जीरो, मतलब डेल्टा के जो है वो इक्वल्स टू जीरो हो गया। अर्थात गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी शुड बी जीरो। तो हमने कहा यदि किसी कण पर बल के प्रभाव में एक पूर्ण चक्र पूरा करने पर गतिज ऊर्जा उतनी ही रहती है जितनी प्रारंभ में थी, तो वह बल संरक्षी बल होगा। तो हमने कहा यदि एक पूर्ण चक्र पूर्ण करने पर, अर्थात प्रारंभिक अवस्था लौट कर आने पर उसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभ के सापेक्ष परिवर्तित हो जाती है, तो कार्यरत बल असंरक्षी बल कहलाता है। ठीक है, यदि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है तो कार्यकारी बल जो है वो असंरक्षी बल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो चित्र हमने पूर्ण चक्र के लिए यही काम में ले लिया। हमने कहा इनिशियल स्टेज पे हमारी K1 थी, K थी, यहाँ से चलकर और वापस ये यहाँ पहुँच गया। अब हमने नोट की अगर K ही है तो फोर्स एक्टिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, और अगर K से चेंज हो जाती है तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हमने कहा कार्य ऊर्जा परिवर्तन W इक्वल्स टू डेल्टा की। सेकेंड डेफिनेशन से एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य W इक्वल्स टू जीरो, तो डेल्टा के इक्वल्स टू जीरो। अर्थात अगर बल संरक्षी बल है तो W इक्वल्स टू जीरो होगा, तो डेल्टा के इक्वल्स टू जीरो होगा। अतः द्वितीय परिभाषा से पूर्ण चक्र में किए गए कार्य का मान यदि शून्य है तो गतिज ऊर्जा में नेट परिवर्तन भी शून्य होगा, जो कि संरक्षी बल की परिभाषा है। इस प्रकार संरक्षी बल की उपरोक्त सभी परिभाषाएं समतुल्य हैं, इक्वलेंट। तो हमने तीनों डेफिनेशन दी हैं, तो तीनों डेफिनेशन जो हैं ये इक्वलेंट होती है। संरक्षी बलों के असंरक्षी बलों के लिए फॉर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस W इक्वल्स टू डेल्टा के इज नॉट इक्वल टू जीरो। अर्थात किया गया कार्य भी शून्य के बराबर नहीं होता और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी शून्य के बराबर नहीं होता।